हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बबीता। आज तारीख है 24/3/2026। आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026। इसका परिचय क्या है? अच्छा, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। इसकी थीम है इलेक्ट्रिसिफाई ग्रोथ, एम्पावर सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन ग्लोबल। उद्देश्य क्या है? भारत को लो कार्बन ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। ठीक। वैश्विक ऊर्जा सहयोग मंच। अच्छा, इस जो समिट में जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं 25,000 से ज़्यादा प्रतिभागी पार्ट ले रहे हैं। 80 प्लस देश भाग ले रहे हैं। और भारत क्या है? भारत एक ग्लोबल एनर्जी हब बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? भारत का परिवर्तन। जब भारत पावर डेफिसिटी किस पे चेंज कर रहा है? पावर सरप्लस कर रहा है, प्लस रेन्यूएबल लीडर बन रहा है। रेन्यूएबल लीडर का मतलब क्या है? ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई हो, जैसे कि सोलर ऊर्जा, विंड ऊर्जा। इनसे क्या हो रहा है? इनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, 2032 तक संभावित निवेश भारत कितने? 50 लाख करोड़ रुपए का भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2032 तक रिन्यूएबल एनर्जी में हम 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ में क्या है? कुल स्थापित क्षमता जनवरी 2026 तक 520 गीगावाट तक रखा है। ठीक। और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेवेंटी 75% रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक। सोलर पावर से पहले पहले सोलर पावर ग्रोथ कितनी थी? 2014 में हमारे 3 गीगावाट हम सोलर पावर से लेते थे। लेकिन 2026 में हमने कितनी ग्रोथ करी कि 140 गीगावाट हम केवल सोलर ऊर्जा, यानी कि सूर्य के द्वारा आने वाली किरणों से हम सोलर पैनल लगाकर उनसे जो विद्युत बनाते हैं उन्हें सोलर पावर बोलते हैं। ठीक। तो 2014 में हम 3 गीगावाट और 2026 में 140 गीगावाट तक चले। इंडिया रिन्यूएबल कैपेसिटी बनने में वर्ल्ड में रैंक उसकी 2 है। ठीक। अच्छा, ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। तुमने देखा कि गुड़गांव में इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर है। फ्रांस के साथ भारत ने इसकी शुरुआत करी थी, जब से बाद में भारत ने सौर ऊर्जा पर बहुत ध्यान दिया। इसी के कारण जो भारत की वर्ल्ड रैंक है वो 4th है। ठीक। अच्छा। अच्छा, जो भारत ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त किससे कर रहा है? सोलर ऊर्जा से 14.4 गीगावाट, विंड से 29.8 गीगावाट, हाइड्रोजन से इतने गीगावाट। ठीक। पावर डेफिसिटी स्टेबल है। 2024-14 में हम 4.2 के डेसिबल से चल रहे हैं। 2005 में ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है। डेफिसिट मतलब खर्च। ठीक। पीक डिमांड कितनी है? इतनी। अच्छा, योजना क्या है? अच्छा, इसका काम क्या हुआ? योजना सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं ने इस अचीवमेंट को करने में पूरा करा। अचीवमेंट क्या क्या मिला इस योजना से? 18,374 गाँव का विद्युतीकरण हो गया। 2.16 करोड़ घरों में विद्युत के कनेक्शन हुए। ठीक। अच्छा, सब रूरल सप्लाई का, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो पहले सप्लाई थी वो 12.5 घंटे की थी, लेकिन नहीं 12.15 मिनट्स हो गए। तो अच्छा, 2024-25 में ये लगभग 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। अच्छा, पीआईबी ने एक नोट जारी कर रखा है इसके रिगार्डिंग, ये ऐसा आप पढ़ सकते हैं। रिड्यूस टोटल प्रोजेक्ट कार्बन एमिसिंग बाय द 1 बिलियन टन बाय द 2030, यानी कि हमने लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक 1 बिलियन टन का जो कार्बन निकलेगा उसे रिड्यूस कर देंगे। किसके माध्यम से? इन सोलर पैनल्स के माध्यम से, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। ठीक है, अलग अलग है। अच्छा, आज का दूसरा करंट अफेयर है। 23 मार्च को तुम्हें पता है शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस प्रतिवर्ष 23 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। ये इस दिन क्या हुआ था? इस दिन भारत के महान क्रांतिकारियों से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने क्या है? इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर की जेल में फांसी दे दी थी। इन पर आरोप था कि इन्होंने 1928 में ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या करी थी और 1929 यानी 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। अच्छा, जो इनकी विधानसभा में बम फेंकने की योजना थी वो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि विधानसभा के खाली इलाके में बम फेंका था। ये सांकेतिक विरोध था।
इनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण और स्वतंत्रता की मांग को पूरा करना। ठीक, अच्छा इसमें फैक्ट्स क्या क्या हैं ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी इनकी मोल की बात करते हैं। भगत सिंह 23 साल, राजगुरु 23 साल, सुखदेव 24 साल, इन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन भारत के लोग आज के टाइम में किसके पीछे पागल हैं? जात धर्म, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक, और जो दूसरे देशों में हो रहा है उनके पीछे पागल है। हमारे इन लोगों ने क्या हमें इसलिए आज़ादी दिलाई थी ताकि हम लोग इन सड़े गड़े मुद्दों पर बात कर सके? नहीं, हम तो राष्ट्रवादी लोग थे। हमें भी केवल अपने राष्ट्र को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, अब तो ये इसके फैक्ट्स देख लो। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। स्थान कहाँ था? लाहौर, जो पाकिस्तान में। तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी। अच्छा, किससे जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। इनका प्रसिद्ध नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ये इनके फोटो में तीनों इनके। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड है लीपू लेक दर्रा से भारत चीन व्यापार। उत्तराखंड के पिथौरा जिले में लीपू लेक दर्रे से दर्रे से क्या होगा? भारत चीन सीमा व्यापार 2026 में 6 साल के बाद फिर शुरू हो गया। अब जैसे जैसे अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं तो आपने देखा होगा भारत चीन की तरफ ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, 6 साल बाद हमने लीपू लेक दर्रा दोबारा खोल दिया। हमने बंद कब करा था? कोविड-19 के दौरान 2026 में हमने बंद कर दिया था। सीमा तनाव पुनः शुरुआत में भारत ने चीन संबंधों में सीमित सुधार का संकेत मिला, लेकिन नेपाल के साथ विवाद बढ़ता गया। अच्छा, इस लीपू लेक दर्रे में इंडिया, नेपाल और भारत तीनों के ही आपस में कुछ न कुछ मुद्दे हैं, उसकी हम आगे भी बात करेंगे। अच्छा, द्विपक्षीय समझौता अगस्त 2025 में भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय समझौता हो गया था। 3 व्यापार मार्ग खोले। एक तो लीपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। शिपिकला कहाँ है? अच्छा, ला माने हुआ दर्रा। दर्रा मतलब पहाड़ के बीच से निकलने वाली एक जगह से दर्रा बोलते हैं। अच्छा, एक फिर शीप लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ये तीनों हिमालय सीमा क्षेत्र व्यापार रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढांचे में सुधार। पहले व्यापार यहाँ पर होता था, लेकिन किसके माध्यम से? खच्चर के माध्यम से, जानवरों के ऊपर पारंपरिक तरीके से। लेकिन 2020 के बाद से यहाँ वाहन चलाने योग्य सड़क बन गई तो ये मार्ग खुल गए। अच्छा, इससे क्या होएगा? अगर ये मार्ग खुल जाएगा तो इंडिया और चाइना में आपस में जो व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते ना होकर किसके रास्ते हो जाएगा? सड़क के रास्ते। इससे क्या होगा? व्यापार परिवहन की लागत कम लगेगी, समय की बचत लगेगी, व्यापार की मात्रा बढ़ने की संभावना होगी। अच्छा, लीपू लेक दर्रे का भौगोलिक महत्व है। इसका लोकेशन कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। निकट कौन है? भारत नेपाल चीन त्रिसीमा यानी ट्राई जंक्शन बनाते हैं। अच्छा, आगे अभी मैंने इसमें लगा रखा है डायग्राम, उसे देखेंगे। अब से जोड़ता है भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत से, तिब्बत वाले चीन से। ठीक, विशेषता क्या है? प्राचीन समय व्यापार का मार्ग, कैलाश मानसरोवर का प्रमुख मार्ग, उच्च हिमालय का रणनीतिक क्षेत्र। अच्छा, अब इसमें लीपू लेक दर्रे में हमने उसकी बात कर ली, अब हम करेंगे नेपाल की बात। ठीक, नेपाल के साथ क्षेत्रीय। नेपाल के स्रोत को लेकर नेपाल का दावा काठमांडू का तर्क है कि नदी का स्रोत लिपियाधोरा में है, जो लीपू लेक के उत्तर पश्चिम से स्थित है। इसके आधार पर ये इस बिंदु से पूर्व में स्थित त्रिभुजाकार क्षेत्र लीपू लेक और काला पानी संबंधित रूप से नेपाल। अच्छा, नेपाल अपने हित को साधने के लिए किसका उदाहरण दे रहा है? नदी का। कौन सी नदी है? लिपियाधोरा नदी है जो लीपू लेक के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके आधार पर बता रहा है कि जो ट्राई जंक्शन है। अच्छा, भारत का मानना है कि नदी का स्रोत काला पानी के पास स्थित जल स्रोत से है, जिसमें विवादित क्षेत्र स्पष्ट रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है। अच्छी, ठीक, ये तो है भारत, ये है चाइना और ये है नेपाल। यहाँ पे ये कहीं जाकर लीपू लेक दर्रा है, तो इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। आज के करंट अफेयर यही हैं। उम्मीद है आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही होंगी। अच्छा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी 2-3 लोग देख रहे हैं सब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।